अब 6 महीने ही उनका कार्यकाल बचा है। एमएलसी रहेंगे तभी मंत्री रहेंगे। दोबारा उनको बीजेपी भेजेगी नहीं। अगर चुनाव में कुछ नुकसान हो गया तब तो नहीं ही भेजेगी, और फायदा भी हो गया बीजेपी को, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार बन गई, तब भी भाव नहीं देगी। तो मानकर चलिए कि दोबारा भी बीजेपी नहीं भेज सकती है उनको विधान परिषद। नहीं भेजेगी तो कुर्सी जो मंत्री की कुर्सी है वो भी खतरे में पड़ जाए। और उपेंद्र कुशवाहा ने बजट की निंदा कर दी, तो फिर पार्टी से उनको सपोर्ट तो मिलना नहीं था, क्योंकि पार्टी तो नीतीश कुमार के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं लगातार, और उस पर जेडीयू के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, तो उससे तो अलग थलग नजर आ रहे हैं। लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में बदलाव आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप धान न्यूज देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सिटी पोस्ट के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। और जाहिर है सिटी पोस्ट का जिक्र मैं जब करता हूं तो ये बताना नहीं भूलता कि सर हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में था और बिहार की राजनीति में भी काफी भूचाल है, बहुत कुछ हुआ है बिहार की सियासत में। मेरे जहन में जो सवाल होते हैं सियासत से जुड़े हुए, उन सवालों के जवाब अक्सर हम सर के जरिए जानने की कोशिश करते हैं और उस सियासत को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप तक परोसने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। उनकी जो बेचैनी है, जो मैं समझ पा रहा हूं, उनकी अपनी पार्टी में भी उनको साथ नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक को लेकर जिस तरह से आक्रामक रहते हैं, बीजेपी उनको पूरा डोज देती है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक को लेकर बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए हैं। एक बयान देते हैं वो बजट को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, उसके बाद जवाब आ जाता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कि उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। और जो सपोर्ट एक सहयोगी दल यानी जेडीयू का सहयोगी दल बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला करता है, उनकी बुद्धि पर तरस आता है, ऐसा बयान देता है। और उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। और भी तमाम तरह की बातें हैं। जो बयान बजट पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया और जो बयान दूसरे जेडीयू के नेताओं ने दिया, उनमें बड़ी अंतर है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अंदर ही निपटाए जा रहे हैं? ये जो मौजूद सवाल है वो ये है, पूरी बातचीत का जो लबो-लुआब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में अंदर ही निपटाया जा रहा है। देखिए, आपको ये पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की मदद शुरू में नीतीश कुमार ने बहुत की थी, उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन बाद में किसी वजह से दोनों के बीच तकरार बढ़ी और दोनों अलग हो गए। दोनों की अलग अलग पार्टी भी थी। उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी पार्टी का विलय करके जेडीयू में शामिल हुए तो अटकलों का बाजार गर्म था, और सारे पत्रकार, आप भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे, ये मानकर चल रहे थे कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में उनको मिलेगी। यानी नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं और उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि उनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी नहीं मिला और न ही प्रदेश अध्यक्ष तक की कुर्सी नसीब हुई। फिर भी वो सक्रिय रहे लगातार। इसके बावजूद भी वो सक्रिय रहे और कोई शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होता है और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू होता है। इस पार्टी में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ, लेकिन वो सक्रियता दिखाते रहे, लगातार बिहार में घूमते रहे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते रहे। लेकिन जो आपने कहा कि उनके बयान से पार्टी का जो बयान है या स्टैंड है मेल ही नहीं खाता है। नीतीश कुमार ने बजट पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि बहुत अच्छा बजट है, और उपेंद्र कुशवाहा ने बजट की निंदा कर दी। तो फिर पार्टी से उनको सपोर्ट तो मिलना नहीं था, क्योंकि पार्टी तो नीतीश कुमार के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं लगातार, और उस पर जेडीयू के नेता चुप्पी साधे हुए हैं, तो उससे तो अलग थलग नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव बयान दे रहे हैं, हालांकि उनके बयान को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ और आप भी नहीं लेते हो जी, क्योंकि कब क्या बयान देंगे कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी छोटे भाई हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के साथ आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, और वो भी 4 दिन के अंदर। मुझे तो नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी में अभी जा रहे हैं, वो अभी भी इंतजार करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में अगर नीतीश कुमार के बाद देखा जाए तो जनाधार वाले दूसरे नेता हैं, नंबर 2 के नेता हैं। भले पार्टी ने उनको किसी नंबर पर नहीं रखा हो,
लेकिन हैं जेडीयू में कद देखा जाए तो नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ा कद उन्हीं का है, और इसी वजह से माना जा रहा था कि उनको बहुत अहम जिम्मेवारी मिलेगी। तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी का, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। और संसदीय बोर्ड में कोई सदस्य ना हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी स्टैंड लेंगे, जो वो बयान देंगे, उससे पार्टी अलग तो मानी ही नहीं जा सकती। नीतीश कुमार भी उससे अलग नहीं हो सकते। तो पार्टी ने शायद उन पर भरोसा नहीं किया, ठीक है, उनको साथ ले लिया कि वो बड़े नेता हैं, उनके साथ आने से पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब पार्टी उनको अहमियत देगी। पार्टी ने उनको लाया है कि बड़े नेता है कुशवाहा के, अगर पार्टी में अहमियत उनको नहीं मिलेगी तो फिर कुशवाहा बोर्ड को कैसे उपेंद्र कुशवाहा ला पाएंगे? किसी से फायदा लेना है तो उसका एलिवेशन करना पड़ेगा, उसके कद को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम आपके कद को छोटा करेंगे और चाहेंगे कि आपकी वजह से आपको फायदा हो जाए तो होगा ही नहीं। अभय कुशवाहा से एक दिन हमारी बातचीत हो रही थी। अभय कुशवाहा पार्टी के विधायक भी हैं, पार्टी के प्रदेश महासचिव भी थे। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता थोड़ी हैं, वो तो पार्टी में पदाधिकारी हैं। उस बयान पर खूब बवाल भी हुआ था। तो पार्टी के अंदर ही, और आप जानते हैं सर, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी दफ्तर भी कभी नहीं जाते। उनके साथ जो रालोसपा के लोग जेडीयू में आए, उनकी भी पार्टी में बहुत सक्रियता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के घर पर डेरा होता है, उपेंद्र कुशवाहा के घर पर। जब उनकी पार्टी ही खत्म हो गई तो फिर पार्टी के कार्यकर्ता बचे कहाँ? और जेडीयू के कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता है नहीं। जब जेडीयू उनका एलिवेशन करेगी, उनको उठाएगी, उनको अपना बड़ा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेगी, तब पार्टी का कैडर और कार्यकर्ता उनके साथ होगा ना। तो वो तो हुआ ही नहीं। उसी के इंतजार वो आज भी कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से जो उनकी उपेक्षा हो रही है, इसी वजह से तेज प्रताप यादव ने इस तरह का बयान दे दिया। ठीक है, तेज प्रताप यादव के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा बयान दिया इसलिए दिया कि उनको भी लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जितनी तरजीह मिलनी चाहिए थी, पार्टी में जितना बड़ा कॉमन परसेप्शन है। मुकेश सहनी का क्या होने जा रहा है सर? 165 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सांसद अजय निषाद कह चुके हैं, और अजय निषाद जिससे भी फोन पर भी कई बातचीत हुई, वो लगातार इस बात को दोहराते रहे हैं कि बोचहां सीट भी जाएगी, मंत्री पद भी जाएगा। हालांकि जो खबरें आई हैं कि 10 मार्च तक चुप रहने को उन्हें कह दिया गया है। बोचहां सीट जा रही है मुकेश सहनी की। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार में कुछ होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उन क्षेत्रों से लड़ रहे हैं जहां पर निषाद की संख्या अच्छी खासी है, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से जो मशहूर है, निषादों के बड़े नेता होंगे। उत्तर प्रदेश में भी उनका रंग दिखेगा। अगर थोड़ा भी रंग दिखा पाते हैं अगर, तो नुकसान तो बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के वोटर रहे हैं निषाद। बीजेपी उनको अपना परंपरागत वोटर मानती रही है। लेकिन अगर मुकेश सहनी 160 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो कुछ तो वोट काटेंगे, और नुकसान बीजेपी को होगा। तो बीजेपी के नेता नाराज हैं। आप देख ही रहे हैं कि इस बार एमएलसी की जो चुनाव हो रहा है, 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एक भी सीट उनको नहीं मिला। 4 सीट की मांग कर रहे थे, बीजेपी ने पूछा ही नहीं। अब 6 महीने ही उनका कार्यकाल बचा है। एमएलसी रहेंगे तभी मंत्री रहेंगे। दोबारा उनको बीजेपी भेजेगी नहीं। अगर चुनाव में कुछ नुकसान हो गया तब तो नहीं भेजेगी, और फायदा भी हो गया बीजेपी को, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकार बन गई, तब भी भाव नहीं देगी। तो मान कर चलिए कि दोबारा भी बीजेपी नहीं भेज सकती है उनको विधान परिषद। नहीं भेजेगी तो कुर्सी, जो मंत्री की कुर्सी है, वही खतरे में पड़ जाएगी। तो मुकेश सहनी भी इंतजार करेंगे कि बीजेपी उनको दोबारा विधान परिषद में भेजती है या नहीं, उनकी मंत्री की कुर्सी सुरक्षित रहती है या नहीं। जब मंत्री की कुर्सी चली जाएगी तो क्यों मुकेश सहनी रहेंगे भाई एनडीए के साथ? एक आखिरी सवाल है सर, आपने कहा कि 10 मार्च के बाद कुछ तो बिहार में बड़ा होने वाला है। क्या इतना बड़ा होने वाला है नीतीश कुमार दूसरे पाले में चले जाए? क्या इतना बड़ा होने वाला है कि बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाए? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद बिहार के राजनीतिक समीकरण में बदलाव आएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं होने वाला है सब, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अभी समय है, साल के आखिरी में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा फैसला लेंगे नहीं, क्योंकि देखिए, तेजस्वी के यादव के साथ भी वो सहज महसूस नहीं करेंगे, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है वो जाएंगे तो इसलिए जाएंगे कि अगर उनकी महत्वाकांक्षा होगी कि राष्ट्रीय राजनीति करें, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री तो 20 साल रह ही जाएंगे, इस कार्यकाल में 20 साल पूरा हो जाएगा। तो 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने रहने की इच्छा नहीं होगी। उनका कद भी बड़ा है, वो चाहते होंगे कि अगर हम राष्ट्रीय राजनीति करें, विपक्ष का चेहरा बने,
तभी वो छोड़ेंगे एनडीए को, नहीं तो क्यों छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद खिचड़ी पकने लगेगी, वो शुरू हो चुकी है। विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे को जिस तरह से हवा जेडीयू दे रहा है, पहले भी देता रहा है और तभी देता है जब बीजेपी से खटपट होती है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जिस तरह से जेडीयू ने भूमिका बनाना शुरू कर दिया है, आपने देखा है। सम्राट अशोक के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू के नेता लड़े, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के लड़ाई जारी है, विशेष दर्जा की मांग को लेकर लड़ाई जारी है। मुझे लगता है कि बहाना खोज रहे हैं दोनों दल के नेता एक दूसरे का विरोध करने का या एक दूसरे से अलग होने का। बीजेपी तो नहीं चाहेगी नीतीश कुमार छोड़े कभी उसको, लेकिन बीजेपी जरूर चाहेगी कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का, और उसका दावा भी मजबूत होगा क्योंकि इस बार जेडीयू के कम विधायक हैं, बीजेपी के ज्यादा हैं, फिर भी बीजेपी ने बना दिया। तो अगली बार तो मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी मान कर चले कि उसकी है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे। बीजेपी के को छोड़कर अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले जाएंगे तब बीजेपी के लिए सरकार बनाना बिहार में एक सपना ही होगा, मुझे लगता है। तो बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं। आप कहते भी हैं कि नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर है। हाँ, बैलेंसिंग फैक्टर है, जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बन जाएगी। तो नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ सकती है। तो लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर बीजेपी की हार हो जाती है, मान लीजिए, तब तो जेडीयू और चौड़ी हो जाएगी, आक्रामक हो जाएगी। हाँ, नीतीश कुमार का प्रभाव बल और बढ़ जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बन जाती है तो सब कुछ सामान्य दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी बहुत कुछ तय करेगा बिहार की सियासत में। अगर बीजेपी की सरकार चली गई तो नीतीश कुमार को लेकर जो आसार नजर आते हैं खेला होगा, उस खेल के आसार और बढ़ जाएंगे, उस खेल की संभावनाएं और या बिहार की सियासत उस खेल की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर से हम बात कर रहे थे। इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।